वास्तव में वक्त अब हाथ से गुजर रहा है। हर दिन हम एक सीमा तोड़ रहे हैं। ये सीमा कौन सी है हम बताएंगे, लेकिन पहले गौर कीजिए। ये तस्वीरें जुलाई और अगस्त के महीने की। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की इन तस्वीरों से लगा कि इस बार मॉनसून जाने क्या कर डालेगा, क्योंकि आप तस्वीर देखिए, इतनी बारिश हो रही है कि घर गिरे चले जा रहे हैं। जरा फुल फ्रेम दिखाते हैं आपको ये तस्वीर जरा स्क्रीन पर। ये हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की तस्वीरें हैं, जहां पर आप देख रहे हैं बिल्डिंग गिर रही हैं, भूस्खलन हो रहा है, नदियां उफान पर थीं। ये तस्वीरें जो हैं, ये देख करके लग रहा था बहुत तेज बारिश हो गई है और बहुत सारा मानसून हो गया, जान माल का नुकसान भी भारी। लेकिन वहीं इसी देश में पूर्वी, मध्य और दक्षिण भारत के कई इलाके इस दौरान बारिश को तरसते रहे। बिल्कुल उल्टी कहानी मानसून के दौरान। इस वजह इन इलाकों में खरीफ की फसल की बुआई बुरी तरीके से प्रभावित हुई। पानी की इतनी कमी हो गई, ये कमी अब भी बनी हुई है और देश में रिकॉर्ड गर्मी पड़ी। बीती एक सदी में सबसे ज्यादा गर्मी, जिसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे आगे, क्योंकि आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो रिकॉर्ड बनना और टूटना, ये तो हम हर साल देखते हैं अखबारों में। अखबार में हमेशा लिखा होता है कि 10 साल का रिकॉर्ड टूटा, 12 साल का रिकॉर्ड टूटा, 14 साल में पहली बार इतनी बारिश इस महीने में, या 15 साल में पहली बार इतनी गर्मी इस महीने में, इतनी तारीख से इतनी तारीख के बीच। लेकिन गर्मी का आलम यह है कि जब से माप लिया जा रहा है, तब से लेके अब तक इतनी गर्मी कभी नहीं पड़ी, और वो तब जब इतनी बारिश कभी नहीं पड़ी जितनी हमने देखी उत्तराखंड और हिमाचल में। जानकार इस सब बदलाव को क्लाइमेट चेंज ही कह रहे हैं। यही है क्लाइमेट चेंज। दरअसल हमारी आबो हवा गर्म हो गई। धरती को इस गर्म आबो हवा से बचाने की तरफ हमने अगर अभी से ही ध्यान नहीं दिया, ठोस कदम नहीं उठाए, तो कुछ साल बाद हाथ मलने के अलावा और कोई चारा नहीं रहेगा। इस साल आपने भी महसूस किया होगा, पूरी दुनिया ने महसूस किया है, गर्मी के मौसम ने इस बार पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 2023 की ये गर्मी, यानी कि जून, जुलाई और अगस्त के महीने में पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अब तक सबसे गर्म रिकॉर्ड किया गया है। जब से रिकॉर्ड रखे जाने शुरू किए गए हैं, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले आपको बता रहे थे, तब से सबसे ज्यादा गर्म पृथ्वी का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रहा है। यूरोपियन यूनियन के कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस यानी कि C3S के मुताबिक उत्तरी गोलार्ध में वैश्विक औसत तापमान 16.77 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जो 1991 से 2020 तक के औसत से 0.66 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। अब आपको लग रहा है इतना सही तो है, इतने में क्या है, लेकिन इतना सा तापमान क्या कहर बरपा सकता है, वो आप देख रहे हैं। सदी की सबसे ज्यादा भीषण गर्मी। इससे पहले गर्मी का रिकॉर्ड 2019 में बना था, जब तापमान औसत से 0.29 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रिकॉर्ड किया गया था, और अब कहां पहुंच गया आप वो देखिए। इस साल जून में गर्मी का रिकॉर्ड बनाया, जुलाई ने भी और फिर अगस्त ने भी। अगस्त की गर्मी ने तो उस सीमा को छू लिया है जिसका जिक्र बीते कई साल से दुनिया के हर मंच पर हो रहा है। इस बार ग्राफ में आप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं कि ये आलम क्या है। अब ये ग्राफ आप सोचेंगे ये क्या है, इसमें जीरो यानी कि बेस लाइन, जो बीच में आप वो लाइन देख रहे हैं, ये लाइन जो है, इसको आप औसत तापमान मान लीजिए, यानी कि 1991 से 2020 के बीच का औसत तापमान। और पिछले 20 साल में लाल रंग में आप देख पा रहे हैं कि वो सीमा हर साल लगातार टूट रही है, यानी कि तापमान लगातार बढ़ रहा है सन 2000 के बाद। उससे पहले जो औसत तापमान है उससे नीचे ही रहता था, जो ब्लू आप देख रहे हैं। यही है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर पेरिस समझौते में यह सीमा तय की गई थी कि दुनिया का औसत तापमान औद्योगिक क्रांति शुरू होने से ठीक पहले के औसत तापमान से 2 डिग्री कम रहना चाहिए, और कोशिश हो रही है कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम इसको किया जाए। आसान भाषा में आप ये समझ लीजिए कि जितना आज से कई साल पहले जब पश्चिमी देश
औद्योगिकरण करने लगे, उस समय जो तापमान था आप उसके आसपास अगर रखेंगे या उस औद्योगिकरण से पहले के आसपास रखेंगे तभी पृथ्वी बच पाएगी। वरना आपने देखा है वो जो बेस लाइन में कि कैसे धीरे धीरे ग्राफ ऊपर जा रहा है, लाल होता चला जा रहा है और ये हर बार थोड़ा थोड़ा बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा है। लेकिन इस बार अगस्त का तापमान इस 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा को छू गया है, जो बहुत ही चिंता की बात है। जब हम औद्योगिक क्रांति से ही ठीक पहले की बात करते हैं तो सवाल उठता है कि यह कौन सा दौर है। आईपीसीसी की 5वीं रिपोर्ट में इसे 1850 से 1900 के बीच का दौर माना गया, यानी धरती का तापमान 50 साल के इस दौर के औसत तापमान से 1.5 डिग्री ऊपर नहीं जाना चाहिए। फिर से आसान भाषा में समझा दूं, मान लीजिए कि उस समय का औसत तापमान था 19, तो वो 20.5 से ऊपर ना जाए। इससे ऊपर जाने का खतरा यह है कि जो नुकसान होगा उसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। तो सोचिए, वो सीमा तो एक तरह से हमने इस साल छू ही ली है, वो क्रिटिकल टर्निंग पॉइंट आ गया है। हालांकि अभी यह नहीं कहा जा सकता कि यह चलन कब तक बना रहे। आइए फिर से बात करते हैं वो जो C3S है, कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस। आसमान में उपग्रहों और दुनिया भर में समुद्री जहाजों, विमानों और मौसम केंद्रों से आए अरबों आंकड़ों के कंप्यूटर विश्लेषण के आधार पर इस नतीजे पर पहुंचा। जानकारों के मुताबिक इसकी वजह क्लाइमेट चेंज के साथ साथ इस साल अल नीनो का भी असर दुनिया भर में तापमान बढ़ाने में दिखा है। यह एक तरीके का मौसमी अनुभव होता है जिसमें तापमान बहुत तेजी से बढ़ जाता है, यानी कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होते हैं। बारिश होगी तो होती ही रहेगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी, महीने भर की बारिश 1.5 दिन में हो जाएगी। गर्मी होगी तो ऐसी होगी कि सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी, जैसे कि आप जानते हैं। ये होता है एल नीनो, यानी कि अति मौसमी घटनाओं को बढ़ावा दिया। भारत, चीन, जापान, यूरोप, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, सब जगह कहीं लू, कहीं भारी बारिश, कहीं बाढ़, कहीं जंगलों में आग, साइक्लोन, जैसे अभी बिपोरजॉय हुआ। बताइए, राजस्थान में बाढ़ आई चली जा रही है। ये सारी चीजें इसी वजह से हो रहा है, क्लाइमेट चेंज है इसके पीछे की वजह। दक्षिणी गोलार्ध यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर में एंटार्क्टिका की बर्फ भी बहुत तेजी से पिघल रही। समुद्र की सतह का औसत तापमान भी नए रिकॉर्ड बना रहा है और समुद्र का स्तर भी बढ़ रहा है। अब जाहिर सी बात है, जब बर्फ पिघलेगी तो कहां जाएगी पानी, वो जल स्तर बढ़ा रहा है। जैसे कि हमने आपको पहले बताया, भारत में भी हमने अलग अलग इलाकों का ये हाल देखा है। इसी साल हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश से जो हाल हुआ वो अभी आपको याद ही होगा, तस्वीरें एकदम ताजा हैं। दोनों ही जगह जिस तरह से बारिश देखी गई उसे लगातार एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स का होना आप मान सकते हैं। एक ही समय पर कहीं भारी बारिश हो रही है और वो बड़ा कहर बरपा रही है, और कई इलाके जो हैं वो एकदम सूखे हुए हैं, जैसे कि आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। किसान मायूस है, क्या करे, वो ऊपर टकटकी लगा करके देख रहा है, बारिश हो ही नहीं। और ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे ये देखना होगा कि होता है क्या। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने कहा है कि क्लाइमेट ब्रेकडाउन शुरू हो चुका है। उनका कहना है कि लंबे समय से वैज्ञानिकों की चेतावनी है कि फॉसिल फ्यूल की हमारी लत क्या हाल करेगी। फॉसिल फ्यूल मतलब पेट्रोल, डीजल, गैस, एलपीजी, ये सब फॉसिल फ्यूल से आता है। और जब आप उसको जलाते हैं तो उससे पर्यावरण को जो होता है, ये उसकी वजह से ये होता है। हमारी आबो हवा ज्यादा तेजी से बर्बाद हो रही। अति मौसमी घटनाएं धरती के हर कोने पर अपना असर डाल रही। इस क्लाइमेट चेंज के पीछे सबसे बड़ा कारण, जैसे कि आप जानते हैं, फॉसिल फ्यूल है, उसका अंधाधुंध इस्तेमाल, जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन। इनके इस्तेमाल को नियंत्रित किया जाना जरूरी है। उसको लेकर के आप जानते हैं G20 में एक मुद्दा भी रहेगा। भारत में जो मंत्री हैं, पेट्रोलियम मंत्री, उनका भी ये कहना है कि अब E100 की ओर जा रहे हैं, यानी कि इथेनॉल। दुनिया के सभी देशों को अपने विकास के लिए इसकी जरूरत है। पेट्रोल डीजल चाहिए ना भाई, वरना आपकी इंडस्ट्री कैसे चलेगी, गाड़ियां कैसे चलेंगी। लेकिन अब इस मामले में अब तक की सबसे बड़े कसूरवार दुनिया के सबसे बड़े और औद्योगिक देश, क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया इसका।
जब फॉसिल फ्यूल्स के इस्तेमाल पर काबू करने की बात चल रही है तो छोटे और विकासशील देशों पर ज्यादा दबाव बनाया जा रहा है कि भाई तुम मत खर्च करो, तुम दिक्कत हो। अपना नहीं देखेंगे, आज भी सबसे ज्यादा पोल्यूशन वहीं से हो रहा है। औद्योगिकरण अभी काफी बाकी है। यह भी अपने किस्म की विश्व राजनीति है जिस पर बात करेंगे फिर कभी। अभी G20 आ रहा है, उस पर तो बात होनी है। अभी बात सिर्फ गर्मी की कर ले। भारत में बीते अगस्त महीने का औसत तापमान बीती एक सदी में 100 इयर्स में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। दरअसल 1901 से लेकर अभी तक जब से टेम्परेचर नापा जा रहा है तब से सबसे ज्यादा अगस्त में अधिकतम सामान्य औसत तापमान 28.4 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य औसत तापमान से 0.84 डिग्री ज्यादा है। एवरेज टेम्परेचर 28, आप मान लीजिए 28.4, उससे हम 0.84 डिग्री ज्यादा हो गए। इससे पीछे अगस्त के महीने में बारिश का कम होना और मानसून का कमजोर पड़ना ये मुख्य वजहें बताई जा रही हैं। जुलाई के बाद अगस्त में ही देश में सबसे ज्यादा बारिश होती है। अगस्त में हिमाचल और उत्तराखंड और कुछ अन्य इलाकों में तो भारी बारिश हुई, वो तबाही की तस्वीरें हमने देखी भी। लेकिन ये जानकर आपको हैरानी होगी और हमें भी होती है कि पूरे देश के लिहाज से इस साल अगस्त का महीना 1901 के बाद सबसे सूखा महीना रहा है। यानी कि सारी बारिश कुछ जगह पर कॉन्सेंट्रेट हो गई और बाकी देश जो है वो सूखा झेल रहा है। यही है क्लाइमेट चेंज। देश भर के हिसाब से अगस्त में औसत से 36% कम बारिश हुई। देश में सालाना बारिश की 75% बारिश मानसून के 4 महीने में होती है। लेकिन अगस्त में बारिश के काफी कम होने का असर यह है कि अगस्त के अंत तक मानसून लंबी अवधि के औसत से 10% कम है। यानी कि ओवरऑल अगर आप मानसून देखें तो इतनी बारिश के बावजूद हम मानसून डेफिसिट में चल रहे हैं, कम बारिश हुई। अगस्त में बारिश के इतना कम होने का असर जो है वो सीधा देश में पानी के भंडारों यानी कि बांधों में पानी भंडारण क्षमता पर दिख रहा है। केंद्रीय जल आयोग यानी कि सेंट्रल वाटर कमीशन देश के 150 बड़े जलाशयों में पानी के स्तर का रिकॉर्ड रखता है। पिछले 10 साल के औसत के मुकाबले हमारे इन सभी जलाशयों में पानी 10% कम है। ये मैप के जरिए आप देखिए। उत्तर भारत के जलाशयों में पानी ठीक है, जैसे गोविंद सागर, थीन, पोंग, टिहरी और रामगंगा वगैरह, वहां बारिश इतनी हो गई। पश्चिम बंगाल के जलाशयों में भी स्थिति थोड़ी ठीक है, जैसे सरदार सरोवर, उकाई, कोयना। लेकिन मध्य भारत के जलाशयों में बाण सागर और पेंच को छोड़कर बाकी में पानी कम हो गया है। सीधी सी बात है, अगस्त में बारिश कम हुई, उसका असर यहां पर दिख रहा है। जैसे राणा प्रताप सागर, ओंकारेश्वर, रिहंद और श्रीशैलम, ये जो जलाशय हैं यहां पर कम है। पूर्वी भारत के जलाशयों में भी पानी का स्तर काफी कम है, जैसे कि मैथौन, तेनूघाट, हीराकुंड, अपर इंद्रावती और महानदी जलाशय। बिहार के जलाशयों में भी पानी औसत से करीब 12% कम है, क्योंकि यहां पर भी बारिश कम हुई है, मानसून डेफिसिट हुआ है। दक्षिण भारत में भी स्तर जो है वो काफी कम है। भद्रा, तुंगभद्रा, काबिनी, इडुक्की, पेरियार, नागार्जुन सागर, मेत्तूर और वेगई, इन सब जगहों पर यह काफी कम है। भारी गर्मी, बारिश और असामान्य होना सीधे सीधे हमारी फसलों की बुआई पर असर डाल रहा है। इस बार खरीफ की फसलों की बुआई, इसका असर साफ साफ दिख रहा है। आप ये समझिए कि एक सबसे चेतावनी की बहुत बड़ी बात है। ये पानी कम होगा, बारिश कम होगी, किसान बारिश पर निर्भर है, उसको लेकर के तैयारी नहीं हुई, किसको मालूम है कम बारिश होगी, किसान परेशान है, बुआई कम है। इसका मतलब क्या होगा कि जब सीजन आएगा, जब फसल काटी जाएगी, हार्वेस्टिंग का टाइम होगा, तो फसल की पैदावार कम होगी, यानी कि दाम बढ़ेगा। इसकी तैयारी अभी से अगर नहीं की तो फिर एक क्राइसिस हो सकती है। अब ये तस्वीरें देखिए, ये महाराष्ट्र के अहमदनगर की हैं, जहां एक किसान ने अपनी ही सोयाबीन की फसल को ट्रैक्टर से नष्ट कर दिया। जून महीने में उन्होंने सोयाबीन की फसल लगाई थी, लेकिन बारिश ने धोखा दे दिया। जो फसल हुई उस पर उन्होंने गुस्से में ट्रैक्टर चला दिया। क्यों? क्योंकि अब उसको खेत में लगाए रहने का कोई फायदा नहीं है, वो उपजाऊ होगी नहीं, ठीक से वो आएगा नहीं, तो क्या करें?
ये दिखा रहा है कि किसान कितना परेशान है। फसल बीमा योजना और ये जितनी योजनाएं हैं वो किसानों तक उस तरीके से नहीं पहुंची हैं जैसे कि उसका बखान किया जाता है। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में ऐसे कई इलाके हैं जहां बारिश ना होने से फसल सूख गई, मवेशियों तक के लिए पानी नहीं, कई इलाकों में टैंकर से पानी पहुंचाया जा रहा है। ऐसी ही तस्वीरें मध्य प्रदेश से भी आ रही हैं जहां मार्च में बारिश और ओलों ने किसानों को रुलाया। बेमौसम बरसात हो गई, सावन में बादल बरसे ही नहीं, सूखे से धान में खेतों में दरार दिखने लगी, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले आप देख रहे थे। धान सोयाबीन की फसलें बर्बाद हो गई। कई जगह परेशान किसानों ने गुस्से में वहां पर भी अपनी फसल को बर्बाद कर दिया, जैसे कि आप ट्रैक्टर में देख सकते हैं। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश की हैं, गुना और श्योपुर की हैं, जहां किसानों ने खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चला दिया, क्योंकि उनका ये मानना है अब इसको हम रख के क्या करें, बारिश हुई नहीं है, ये बर्बाद निकलेगी तो अभी से ही हटा दें। मायूस हो गए। ये मौसम कितना बेईमान हो गया कि अगस्त में आपने देखा उत्तराखंड में कई जगहों पर कितनी बारिश हुई और सितंबर का महीना बादल गायब हो और उत्तराखंड में गर्मी रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है। ये वही उत्तराखंड है जहां पर बिल्डिंगें गिर रही थी, भूस्खलन हो रहा था। हिमाचल में बिल्डिंगें गिर रही थी, भूस्खलन हो रहा था, नदियां उफान पर थी और अब गर्मी पड़ी। देहरादून में पिछले 10 साल में सितंबर का तापमान महीने के पहले ही दिन सबसे ऊपर चला गया। देहरादून की सड़कें सन्नाटे में डूबी हैं। सितंबर की गर्मी से लोग घरों में रहने को मजबूर हैं। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक ये अल नीनो का असर है जो आने वाले दिनों में और बड़ा हो सकता है। एल नीनो में देखिए बिल्कुल जो मानसून के जो प्रभावित करता मानसून को, तो उसमें से एक ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो एनसो रहता है। अभी तो वीक कंडीशन में ही है, लेकिन आगे इसके और इंटेंसिफाई होने की संभावना है और जब तक एंड ऑफ द ईयर होगा तो तब तक ये और भी जो है इंटेंस हो जाएगा, सीवियर हो जाएगा। देहरादून में 1 सितंबर को ही तापमान 35.2 डिग्री सेल्सियस रहा। अगले कुछ दिनों में ये और बढ़ सकता है। माना जा रहा है कि इस साल करीब 50 साल की गर्मी का रिकॉर्ड टूट सकता है। 1974 में यहाँ 4 सितंबर को 36.6 डिग्री तापमान दर्ज हुआ, जो अब तक का सबसे ज्यादा है। वैसे 2020 में भी 21 सितंबर को 35.7 डिग्री सेल्सियस जा चुका है तापमान। मौसम विभाग के मुताबिक 30 सितंबर के बाद ही मॉनसून के लौटने की उम्मीद है। 3-4 दिन चले गए हमारे सितंबर के, तो इसमें भी बारिश की एक्टिविटी एका दुका जगहों को छोड़ के कोई बारिश की एक्टिविटी मिली नहीं है, तो काफ़ी उससे हिसाब से देखेंगे तो कम है, बिल्कुल कम है। और टेम्परेचर जो बारिश नहीं होने की वजह से फिर वो जो है बढ़ेंगे। इस समय तो ऐसा तो नहीं है कि जो है टेम्परेचर है, अगर रेनफॉल एक्टिविटी नहीं तो काफ़ी समर के जैसे ही फिर पहुँचने शुरू होते हैं वो जो है, ठीक है। और नॉर्मल की भी बात करें तो इस समय अगर देखें तो जो है 2 से लेकर 4 डिग्री तक जो है नॉर्मल से ऊपर है। लेकिन मामला अभी की गर्मी का नहीं है। ये बदला हुआ मौसम हिमालय पर भी असर डालेगा। कि जो हमारा हिमालय है ना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बैरियर हुआ करता है। तो ये जो क्लाइमेटिक फिनोमेना एल नीनो हो गया, ये हो गया, इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली हमारे इन चीजों पे पड़ता है और ये आपको नजर आएगा। धरती का तापमान बढ़ रहा है, जिसकी वजह से मौसम में बदलाव हो रहे हैं। यही वजह है कि सितंबर के महीने में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। एक तरफ ग्लोबल वार्मिंग इसकी वजह माना जा रहा है, तो दूसरी तरफ वैज्ञानिक अल नीनो का भी प्रभाव मान रहे हैं, जो कि हिमालय क्षेत्र के लिए खतरा बन रहा है। अगर इसी तरीके से तापमान बढ़ता रहा तो हिमालय क्षेत्र में मौजूद ग्लेशियर तेजी से पिघलेंगे और आने वाले समय में पीने के पानी की समस्या हो सकती है। देहरादून से एनडीटीवी इंडिया के लिए किशोर रावत। क्लाइमेट चेंज हमें साफ दिख रहा है, दुनिया भर से लेकर हमारे घर तक। इसी पर हमने बात की आईपीसीसी की क्लाइमेट चेंज से जुड़ी रिपोर्ट के एक ऑथर प्रोफेसर अंजल प्रकाश से, जो इस समय आईएसबी हैदराबाद यानी कि इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद के भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी में रिसर्च डायरेक्टर। आप बात करें जो जलवायु परिवर्तन की जो बात हो रही है, ये जलवायु परिवर्तन की बात जो है आईपीसीसी रिपोर्ट, जिसका मैं फॉर्चुनेटली पार्ट हूँ, उन्होंने बहुत कैटेगरिकली ये बात कही है कि इस तरह की जो चीजें होने वाली हैं वो आगे भविष्य में बहुत ज्यादा होने वाली हैं। जिसका मतलब क्या है कि 2 चीजें, एक तो अतिवृष्टि और दूसरा अनावृष्टि। अतिवृष्टि का मतलब है कहीं सी एरिया में आपको समझिए कि बहुत ज्यादा बारिश होगी, जरूरत से ज्यादा बारिश होगी, और अनावृष्टि मतलब सुखाड़ की स्थिति रहेगी, और दोनों
एक समय पे दोनों समान रूप में भी उपस्थित रह सकते हैं। और आप देखिए कि जो भारत का मैप है, इस बार बारिश कहीं बहुत ज्यादा हुई है हिमाचल उत्तराखंड में, तो कहीं ईस्टर्न एरियाज में बहुत कमतर बारिश हुई है हमारे एरिया में। और ये जो है स्थिति बहुत सामान्य से बहुत प्रॉब्लमेटिक स्थिति है, जो कि ऐसे ही रहने वाली है क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत। एंड यही हम चाह रहे हैं, क्लाइमेट साइंटिस्ट हम लोग यही कह रहे हैं कि ये जो है वो नया नॉर्मल है, ये न्यू नॉर्मल है। इसका मतलब है कि इसके लिए हमें कुछ भी एक्शन लेना पड़ेगा। और आपने बात की अभी ग्लोबल रिपोर्ट की, ये रिपोर्ट जो है वो कहती है कि ये अगस्त का महीना जो समझिए, ये 1.5 डिग्री वार्मर है सिंस द प्री इंडस्ट्रियल एज। और आप समझिए कि इस तरह की स्थिति हमारे पास रहने ही वाली है। तो ये बदलाव क्यों हो रहे हैं, ये तो बहुत ऑब्वियस बात है, क्योंकि ये बदलाव जो है वो जलवायु परिवर्तन के कारण हो रहे हैं। और ये जलवायु परिवर्तन आज से 2000 साल की जो हमारी रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, उसके हिसाब से हमने देखा कि ये सबसे वार्मेस्ट ईयर है, और इसके ये बढ़ने ही वाला है, ये कम नहीं होने वाला है। तो सबसे बड़ी बात है कि ये जो हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट है वो धीरे धीरे हर साल जो है वो नए नए रिकॉर्ड बनाने वाला है। ये बात आईपीसीसी की रिपोर्ट में बहुत अहम तरीके से रखी गई है। और ये दूसरी जो रिपोर्ट अभी आप नहीं बता रहे हैं रिपोर्ट, वो भी इस बात को की पुष्टि करती है। तो ये तो पहली बात होगी। उसका कैसे हम उसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं इज मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और उसमें देखिए दो चीजें हैं। एक तो यह है कि जो ग्लोबल वार्मिंग का जो मसला है वो हम और आप अकेले कंट्रीज के हिसाब से नहीं कर सकते, हर कंट्री को साथ में मिलने की जरूरत है। अभी समझिए G20 की जो बैठक हो रही है हमारे दिल्ली में, वो उनका एक एजेंडा होना चाहिए कि G20 जो कंट्रीज हैं ये तो सबसे ज्यादा कार्बन रिच कंट्रीज हैं, इन सेंस की सब मिलकर के अगर G20 है उनका कॉन्ट्रीब्यूशन जीडीपी में बहुत ज्यादा है, साथ साथ वो लोग कार्बन इमिशन भी बहुत करते हैं। तो इस तरह से जो जितने भी इंटरनेशनल फोरम्स हैं उनमें ये बात तय होनी चाहिए कि हम सब साथ मिलकर के इसको किस तरह से हम इसका निदान कर सकें। तो एक प्लेटफॉर्म पे सबको आने की जरूरत है, लेकिन ये बहुत टाइम लगता है इसमें। तो ये इंटरनेशनल नेगोशिएशन बहुत टाइम लेता है। मैं ये कह रहा हूं कि जो आम नागरिक है उसके जिंदगी में बहुत ज्यादा असर हो रहे हैं, और उसको हम कैसे इसको कॉम्बैट करें वो क्वेश्चन है। तो मैं ये कहता हूं कि हमको डिस्ट्रिक्ट लेवल और सब डिस्ट्रिक्ट लेवल की प्लानिंग करनी होगी। और जितने सारे जो संस्थान है, इंजीनियरिंग संस्थान है, जैसे IITs हो गए हैं, जो रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज जहां पे लोग साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, उनको बताना होगा कि ये डिस्ट्रिक्ट में, इस सब डिस्ट्रिक्ट में किस तरह से क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट और असर होने वाला है अगले 5 साल, 10 साल, 15 साल में। और हम उसके ऊपर से हमारा नीति निर्धारण करना चाहिए। तो ये जो है ये बहुत बड़ा गैप है। जो नॉलेज है वो बहुत ऊपरी लेवल पे है, उसका पर्कुलेशन नीचे तक नहीं हो पा रहा है। इसलिए आम आदमी की जिंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उनको ये पता नहीं कि इसका निदान हम कैसे खोजें। तो इसमें अथॉरिटीज को, साइंटिफिक कम्युनिटी को, NGOs और भी दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशन है, CSR फॉर एग्जांपल, जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के जो ग्रुप्स हैं, इन सबको मिलके साथ आना पड़ेगा, तभी हम इस समस्या का निदान कर सकते हैं। क्योंकि ये स्थिति होने वाली है और इससे बद से बदतर होने वाली है। इसका मतलब है कि आगे के हिसाब से हमको इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझना और उसको इम्बाइब करके उसको आगे का जो प्लान है वो उसको बनाना पड़ेगा।